हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक, यानी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के, जिसका कोड है BCOE 144 का। तो मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आओ, तो इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। वैसे तो टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं 13 तक, यानी आपको सिर्फ 13 तक करना है। 14 के बाद से क्वेश्चन नहीं करने हैं। उन बच्चों को जो कि सिर्फ पास होना चाहते हैं वो इन्हें स्किप कर दे। और 13 में से भी कोई भी आप 5 या 6 क्वेश्चन करके जा सकते हो, आप आराम से पास हो जाओगे डेफिनेटली। और जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए वो सारे क्वेश्चन जो है समझ लेना, बना करके लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करके ले सकते हो। नंबर आपके सामने यहाँ दिया ही हुआ है 8178359562 पर। अगर आपको कोई भी बीएड की कोई फाइल चाहिए, बीएड रिलेटेड फाइल चाहिए, बनी बनाई फाइल्स हमारे पास मिल जाती है। चार्ट, मॉडल, सिनॉप्सिस, असाइनमेंट सब कुछ अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे, तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से नहीं पढ़ पा रहे तो इसका पीडीएफ खरीद के प्रिंट करवा लेना, तो आराम से पढ़ पाओगे। और जिन बच्चों ने ये ले लिया है वो अपने साथ इसको रख लें, पेन या पेंसिल लेके साथ में बैठे, और जो जो मैं एग्जांपल बोलती जाऊंगी उन्हीं क्वेश्चन के बगल में वो एग्जांपल आपको लिखने हैं, सो दैट आपको एग्जाम में वो चीज़ें याद रहनी चाहिए और याद भी रहेंगी। क्योंकि जब आप इसी पीडीएफ को, मतलब जब इस प्रिंट आउट से आप पढ़ाई करोगे तो आप बार बार गो थ्रू करोगे तो वो एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे, और उसी एग्जाम्पल से आप 2 पेज भी आराम से बना के लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑफिस क्या है एंड ई ऑफिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफिस होता क्या है। एन ऑफिस इज अ प्लेस वेयर administrative, clerical and managerial work for an organization is carried out. It acts as the information and communication center of the business. यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं और क्लरिकल और मैनेजरियल वर्क जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो किया जाता है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेंटर इसको हम बिजनेस का बोल सकते हैं। और जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एन ऑफिस, ऑफिस के क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना। सेकंड आता है प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कि जो भी डेटा आया है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। थर्ड आता है कम्युनिकेटिंग डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शन। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, फिर अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना। क्योंकि कोई एक भी व्यक्ति, कोई एक इंसान जो है वो बिजनेस नहीं चला सकता, ना ही वो कोई कंपनी चला सकता है, ना ही वो कोई ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है। तो उसमें हमें जो होता है वो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है। आप इसको अपने कॉलेज से भी समझ सकते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके हर सब्जेक्ट के टी प्रोफेसर जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। ठीक है? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ऑफिस के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क। एक होता है रूटीन वर्क, एक होता है क्रिएटिव ऑफिस। रूटीन ऑफिस होता है परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क लाइक टाइपिंग करना, डेटा फाइल करना, डेटा एंट्री करना। ये सब रूटीन के काम है जो कि करने पड़ते हैं, और ये नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करते हैं। क्रिएटिव ऑफिस में आता है जैसे कि प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, डिसीजन होते हैं उसमें और प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, तो उसे हम क्रिएटिव ऑफिस कहते हैं। थर्ड आता है बेस्ड ऑन साइज और स्ट्रक्चर। स्मॉल ऑफिस है या लार्ज है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर छोटा ऑफिस होता है तो स्टाफ लिमिटेड होता है, कुछ ही रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और एक या कुछ पर्सन से ये हैंडल हो जाता है। लेकिन अगर ऑफिस बड़ा है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं, स्पेसिफाइड स्टाफ चाहिए होते हैं, एडवांस सिस्टम चाहिए होते हैं। ठीक है, आप इसको अपने स्कूल से भी जो है रिलेट कर सकते हैं। अगर स्कूल छोटा होता है तो टीचर बहुत लिमिटेड होती हैं, एक ही सब्जेक्ट की टीचर सब पढ़ा रही होती है। प्राइमरी आपने स्कूल देखे होंगे, उसमें ऐसे ही होता है। ठीक है, और भी टीचर्स लिमिटेड होते हैं। बड़े स्कूल में हर एक टीचर, सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है। साइंस में भी फिजिक्स अलग, बायो अलग, इस तरीके से अलग अलग होते हैं। बेस्ड ऑन ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट ऑफिस होता है, गवर्नमेंट होता है। प्राइवेट मतलब बिलोंग्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल फर्म के द्वारा होती है, जो अपनी फर्म खुद ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में आता है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ही मैनेज होते हैं, जैसे कि पब्लिक बॉडीज हो गया।
नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन लोकेशन के हिसाब से होता है, तो सेंट्रलाइज एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में आता है सारे डिपार्टमेंट जो लोकेटेड है वो सिर्फ एक ही बिल्डिंग में होते हैं। डिसेंट्रलाइज ऑफिस में होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट स्प्रेड अक्रॉस लोकेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग फैले होते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। नेक्स्ट आता है ई ऑफिस। क्या होता है ई? जब भी लिखा आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस होता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस बोले तो डिजिटली मैनेज ऑफिस होता है, वेयर मोस्ट टास्क आर परफॉर्म यूजिंग कंप्यूटर। बहुत सारे टास्क को परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, बजाय की पेपर और मैनुअल सिस्टम के। ये कंप्यूटर पे ही काम होता है। ई ऑफिस के कुछ फीचर्स है। सबसे पहला आता है पेपरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सारा काम कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हो रहा है, तो पेपर का कोई काम नहीं है। पेपरलेस कम्युनिकेशन होता है, ईमेल हो गया, ऑनलाइन फॉर्म्स हो गए, ये सारे इनमें क्या होता है, जरूरत नहीं पड़ती कागज की। इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, ऑनलाइन मीटिंग होती हैं, कोलैब टूल्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी क्विक होता है। ई ऑफिस के कुछ टाइप्स है। सबसे पहला आता है ईमेल बेस्ड ऑफिस। इसमें आता है कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट शेयरिंग थ्रू मेल। ईमेल के द्वारा डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर होते हैं और कम्युनिकेशन की जाती है। क्लाउड बेस्ड ऑफिस में जैसे गूगल वर्क स्पेस है, माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर डेटा असेस फ्रॉम एनीवेयर। डेटा को असेस करना 365 टाइम, तो वो क्लाउड बेस्ड ऑफिस होता है। वर्चुअल ऑफिस में आता है कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, सारा ऑपरेशन जो भी हो रहा है वो ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑटोमेटेड नाम से क्लियर है, जैसे पेरोल, बिलिंग, शेड्यूलिंग, ये नए नए सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन फॉर रूटीन टास्क के लिए होता है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ आ ही गया। ट्रेडिशनल जो हाथ से होता है, मैनुअली पेपर वर्क होता है, कागज पे होता है। ई ऑफिस जो डिजिटल होता है। स्टोर की बात करें तो ट्रेडिशनल में फिजिकल फाइल होती है और ई ऑफिस में कंप्यूटर की स्टोरेज से काम होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है। कम्युनिकेशन की बात करूँ तो फेस टू फेस होता है और रिटर्न लेटर्स में होता है ट्रेडिशनल वर्क, और कॉस्ट इसकी हायर होती है क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगती है और स्पीड भी स्लो होती है। इसके अंदर सब उल्टा होता है। ईमेल, चैट, वीडियो कॉल के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, डिस्कशन कर पाते हैं, और कॉस्ट इसकी जो होती है ना वो थोड़ी लोअर होती है, पेपरलेस होता है ना, क्योंकि ऑनलाइन जल्दी हो जाता है, कम पैसे लगते हैं और फास्ट और रियल टाइम होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। सेकंड क्वेश्चन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहला आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन से हम समझते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो सेंट्रलाइजेशन होता है, अ, उसमें क्या होता है, जो हमारी अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को बांट दिया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, ये समझ गए। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग जो होती है वो टॉप लेवल ही करता है, सारे मेजर डिसीजन जो होते हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिसीजन आर टेकन बाय डिपार्टमेंटल और ब्रांच मैनेजर। ये ब्रांच मैनेजर और वेरियस लेवल पे जो होते हैं और उनके द्वारा लिया जाता है डिसीजन। अथॉरिटी की बात करें तो रिटेन बाय टॉप एग्जीक्यूटिव ही इसको अथॉरिटी होती है उनके पास, और ये डेलीगेट कर देते हैं अपने अपने नीचे लोगों को, लेवल्स के लोगों को। ठीक है, स्पीड बोले तो इसमें क्या होता है, फास्टर डिसीजन होता है, इसके अंदर स्लोअर होता है। कंट्रोल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म होता है क्योंकि टॉप लेवल ले रहा है और यहाँ पे शेयर करा जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, तो वेरी करता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल है हेड ऑफिस कंट्रोल ऑल दी ब्रांचेस ऑपरेशन। ठीक है, और इसमें आता है ब्रांचेस मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन लोकल मैटर, छोटे छोटे मैटर पे जो डिसीजंस हैं ब्रांच के वो खुद लिए जाते हैं। तो ये समझ आया होगा आपको, आई होप। सेकेंड जो पार्ट है डिफरेंस का वो एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि सेकेंड पार्ट बोलता है इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग क्या होता है। तो देखो भाई, इंटरनेट बैंकिंग नाम से समझ में आता है बैंकिंग, यहाँ पे मैं टिक लगा देती हूँ, अ बैंकिंग सर्विस अलाउइंग कस्टमर टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विया बैंक वेबसाइट यूजिंग द इंटरनेट। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, एक ऐसी सर्विस है जिसमें कस्टमर को अलाउ किया जाता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकता है इंटरनेट की मदद के द्वारा बैंक वेबसाइट पे जाके। मोबाइल बैंकिंग में आता है सर्विस दैट अलाउ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग एक्टिविटी थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। देखो भाई, इसके अंदर क्या होता है, ये बैंकिंग की सर्विसेज है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर जो है परफॉर्म कर पाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विया द बैंक वेबसाइट यूजिंग द इंटरनेट, मतलब बैंक की वेबसाइट जो है वो इस्तेमाल कर पा रहा है इंटरनेट की मदद से, और यहाँ वो मोबाइल ऐप से काम कर पा रहा है, तो वो मोबाइल
बैंकिंग होती है जो मोबाइल एप्लीकेशन से होती है, जो फ़ोन में हम इंस्टॉल करते हैं ना वो। अच्छा, इंटरनेट बैंकिंग में जो होता है सर थ्रू आप वेब ब्राउज़र हो ना कंप्यूटर और लैपटॉप पे आप कर सकते हो, ये सिर्फ़ मोबाइल और टैबलेट पे होता है, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँ तो आपको वही सेम चीज़ ही बताई गई है मोबाइल और बैंक का। सर्विस ऑफ़र जो होती है इसके अंदर होता है फंड ट्रांसफ़र करना, अकाउंट बैलेंस चेक करना, बिल पेमेंट और इसमें आता है फंड ट्रांसफ़र करना, मोबाइल रिचार्ज, क्विक पेमेंट, बैलेंस इंक्वायरी ये सब होता है, ठीक है? ओटीपी की सुविधा आपको पता ही है, मिलती है, सिक्योर्ड होता है वो सबके लिए, ठीक है? इसमें आप पिन भी रख सकते हो ऐसे। नेक्स्ट आता है रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो देखो भाई रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो रिपीटली होता है, बार बार होते हैं। बार बार खर्चे कौन से होते हैं? रेंट, दिहाड़ी देना, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, टेलीफोन बिल, ये डे टू डे ऑपरेशन वाले रूटीन के जो होते हैं ना, ये वो वाले खर्चे हैं। नॉन रिकरिंग जो कि रोज नहीं होते, इरेगुलर होते हैं, वन टाइम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर में होते हैं और रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, जैसे कि फिक्स एसेट्स को इम्प्रूव करना, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराना, फर्नीचर खरीदना, पेटेंट, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सब आता है इसके अंदर, ठीक है? फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी होती है? मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, और इसकी क्या होती है? बहुत ही रेयर होती है और वंस इन अ लॉन्ग पीरियड में होती है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए कोई सामान खरीदते हो तो वो लंबे समय तक ही चलता है। चेकबुक और पासबुक क्या होता है? चेकबुक किसके पास होती है और पासबुक किसके पास होती है? चेकबुक का मतलब है बुक कंटेन बैंक चेक्स इशूड बाय अ बैंक टू एन अकाउंट होल्डर टू विड्रॉल और ट्रांसफर मनी। यानी एक ऐसी बुक जो कंटेन करती है बैंक चेक इशू बाय अ बैंक टू एन अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ और ट्रांसफर द मनी, ठीक है? और पासबुक क्या होती है? पासबुक हमारे पास होती है, हमारे पास मतलब कस्टमर के पास होती है, और चेकबुक जो होती है वो भी हमारे पास ही होती है। लेकिन चेकबुक में ये फ़र्क होता है कि जो चेकबुक होती है उसमें हम चेक काट के दे सकते हैं किसी को, और पासबुक में सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। ट्रांज़ैक्शन का कितने पैसे निकाले, कितने आए, कितना इंटरेस्ट है, वो पासबुक है, ठीक है? अच्छा, चेकबुक में क्या होता है? इशूड बाय द बैंक टू द कस्टमर, ताकि वो पेमेंट कर सके, बड़ी-बड़ी पेमेंट वो चेक से करेगा। और पासबुक में क्या होता है? कस्टमर को ही इशू किया जाता है ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड के लिए। नेचर और डॉक्यूमेंट कैसा होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट है, ये रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, ठीक है? पर्पस क्या है कि भाई ये पेमेंट कर पाए, विड्रॉल कर पाए, ठीक है, मनी को। और इसमें क्या होता है? यूज टू चेक एंड वेरीफाई ऑल द ट्रांजेक्शन एंड बैंक बैलेंस को भी चेक कर पाए, ठीक है? बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा। फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? अ बजट प्रिपेयर्ड फॉर फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये एक पर्टिकुलर फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया गया है फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल यानी जो एडजस्टेड हो सकता है, रिवाइज हो सकता है, चेंज हो सकता है, और ये चेंज नहीं होता क्योंकि नाम से क्लियर है, फिक्स्ड है। ये रिजिड होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार प्रिपेयर कर लिया तो, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो लो, मीडियम, हाई आउटपुट के हिसाब से, ठीक है? जैसे एग्जांपल समझते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे बजट प्रिपेयर करना फॉर प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट ओनली, ये फिक्स्ड है। और बजट प्रिपेयर फॉर प्रोड्यूसिंग 8,000, 10,000, 12,000 यूनिट, तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड रिपोर्ट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है? तो मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजन मेड ड्यूरिंग अ मीटिंग। यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, दे सर्व एज अ लीगल एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ what was discussed, decided and agreed upon। तो बेसिकली ये मिनट्स ऑफ अ मीटिंग का मतलब है, ये एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होता है जिसमें जो भी डिसीजन मीटिंग के दौरान लिए गए हैं वो सब कुछ इसमें मेंशन्ड होते हैं। ये एक तरीके का लीगल एंड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है कि हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया, क्या डिसाइड किया और क्या चीज़ हम एग्री कर रहे हैं, तो उसी को हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। मिनट्स आर यूजुअली रिटन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी। हमारी जो कमेटी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सेक्रेटरी होता है वो इसको राइट डाउन करता है, लिखता है, ठीक है, मिनट्स को। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव यानी इसका मकसद क्या है, ये सब क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है, इससे फायदे क्या होने वाले हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके यहाँ पे अब समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टू रिकॉर्ड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड डिसीजन मेड इन अ मीटिंग। कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है तो बहुत सारी, आपने देखा होगा कि अगर आप भी जॉब कर रहे हैं तो आपने भी देखा होगा आपके ऑफिस में जो है 15 दिन बाद या हफ्ते बाद मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ डिसीजन मेक किए जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। तो इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ समझाया है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं मीटिंग के दौरान, डिसीजन जो होते हैं वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं टू प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर मीटिंग। और ये एक तरीके का रेफरेंस भी होता है फ्यूचर मीटिंग्स के लिए। थर्ड पॉइंट है टू एक्ट एज लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट और कंफ्यूजन्स। यानी ये एक तरीके का लीगल एविडेंस होगा, किस केस में कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कंफ्यूजन हो जाती है, तो यही मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो एक तरीके का लीगल एविडेंस माना जाएगा। टू हेल्प मैनेजर हु वर एब्सेंट टू नो व्हाट वाज डिस्कस्ड। यानी कि ये मेंबर्स की हेल्प भी करता है, हु वर एब्सेंट टू नो व्हाट वाज डिस्कस्ड, ये सारी चीजें भी आती हैं। ये मेंबर्स को हेल्प करता है कि कौन यहाँ एब्सेंट है और किस तरीके से डिस्कशंस रहेगी। परमानेंट रिकॉर्ड भी एक तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज का रहता है। फीचर्स में आता है एक तरीके की एक्यूरेसी देखने को मिलती है इसके अंदर, क्लैरिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर्मेट्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको जरूर समझना है कि कंटेंट क्या आता है, फॉर्मेट क्या है मिनट्स का। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है उसमें, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ मीटिंग, की वो जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, अगर किसी 5 स्टार होटल में हुई है या फिर किस लोकेशन पे वो मीटिंग हुई है तो उसका जगह का नाम आएगा, टाइम आएगी, डेट आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग है या फिर स्टाफ की कोई मीटिंग है। नेम ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर, प्रेजेंट कितने थे और एब्सेंट कितने थे। कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस मीटिंग, प्रीवियस मिनट्स आएंगे। एजेंडा आइटम डिस्कस जो हुई है वो सब आएंगे। डिसीजन फॉर रेजोल्यूशन पास, वोट ऑफ थैंक्स एंड टाइम, ये सब आता है। सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से रट्टा मार के जाने हैं, अच्छे से पॉइंट्स रटे हुए होने चाहिए जो जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने इसका एक फॉर्मेट हमें दिखाया है जो हमने अभी समझा है, सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। देखो मैंने कहा ही था कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो काफी डिफर है, काफी अलग होता है। हमें कोई कंटेंट किसी का नहीं देखते हैं, ना ही क्वेश्चन देखते हैं, हमारे खुद के क्वेश्चन और खुद ही का ही सोल्यूशन है और सब कुछ खुद ही है हमारा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये पूरा है, यहाँ से स्टार्ट है कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा मिनट्स ऑफ स्टाफ मीटिंग, डेट आया, टाइम आया, कॉन्फ्रेंस रूम में ये हुई है, किस जगह पे हुई है, मेंबर प्रेजेंट कितने थे, मेंबर एब्सेंट कितने थे, यहाँ पे नाम आएंगे। तो एबीसी लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पे पर्सन का नेम आता है, ठीक है। एजेंडा क्या था वो सब आएगा, प्रोसीडिंग्स क्या थी वो सब आएंगी। इस तरीके से मीटिंग एंड कितने बजे हुई थी और यहाँ पे सिग्नेचर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। मिनट्स के कुछ इंपॉर्टेंट्स भी हैं, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, प्रोवाइड ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, मदद करता है हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस में। प्रूफ होता है डिस्कशन का कि हाँ भाई इतने समय पे ये डिसीजंस लिए गए थे, ये डिस्कशंस हुए थे, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप बना बना के इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स हैं वो सब आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है, यहाँ एक डिफरेंस करवा रही हूँ, इसी का जो है ना रिपोर्ट ऑफ मीटिंग का ऊपर काफी डिटेल में दे रखा था, बट आपको डिफरेंस करा देती हूँ, समझ आ जाएगा। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग तो हमने अभी समझ लिया है, अब बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ मीटिंग की। तो डिटेल रिटन समरी ऑफ द डिस्कशन एंड आउटकम ऑफ द मीटिंग, कि भाई डिस्कशन जो हुआ था मीटिंग के दौरान और जो मीटिंग के दौरान आउटकम निकला है, रिजल्ट निकला है, वो भी यहाँ पे आता है। और यहाँ पे क्या आता है, ये एक तरीके का ऑफिशियल रिकॉर्ड था कि हमने क्या डिस्कस किया और मीटिंग में क्या डिसाइड किया, और यहाँ पे क्या है आउटकम क्या निकला वो रिपोर्ट ऑफ मीटिंग में आता है। तो देखो भाई मीटिंग ऑफ जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है वो एक तरीके का ब्रीफ, पॉइंट वाइज और फैक्चुअल होता है, और ये डिटेल होता है, काफी गहराई में होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है, काफी एक्सप्लेन के साथ इसके अंदर चीजें बताई जाती है, तभी तो आउटकम पता लगता है हमें कि एक्चुअल में आउटकम क्या है, आउटपुट क्या है। नेक्स्ट आता है इसका पर्पस क्या है, टू रिकॉर्ड प्रिजर्व ऑफिशियल डिसीजंस के लिए है, और ये एक तरीके का यहाँ पर बताया गया टू इन्फॉर्म और कम्युनिकेट रिजल्ट ऑफ द मीटिंग, की जो हमारा इन्फॉर्म किया जा रहा है या कम्युनिकेट किया जा रहा है रिजल्ट्स को मीटिंग के दौरान।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ये एक तरीके का पास्ट टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच है, और ये आपका पास्ट टेंस नरेटिव स्टाइल है। तो इतने बहुत है पॉइंट्स, और आप बना बना के इसको लिख सकते हो। यूज एज अ लीगल और ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं, और इसको करते हैं यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड रेफरेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जिनको अभी तक मैंने जो पढ़ाया, अगर वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं, समझ तो लिया ही होगा, अगर बना के पेपर में ना लिख पाओ तो समरी ये रही नीचे, ये इसका छोटा सा पार्ट है। तभी मैंने बोला है कि हमारी जो क्वेश्चन बैंक है काफी डिफर है, क्योंकि हमने समरी भी प्रोवाइड करी है, सो दैट आपको जो है आसानी हो, जो आंसर बड़ा लगे उसमें आप कर पाए। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फाइलिंग, सेक्रेटरी एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस होता क्या है। ये जो क्वेश्चन है, ये काफी सारे पॉइंट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है, इसका मैं डिफरेंस देख रही थी, एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है, ये अलग अलग आपके शॉर्ट नोट में डिफरेंस के फॉर्म में, रेफिनेशन की फॉर्म में, फीचर की फॉर्म में कैसे भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। लाइन से ही समझ आ रहा है, इसमें कुछ दुविधा नहीं है। इसको हम इस इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके पेपर में घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि आपको स्केलर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ फीचर्स लिखने हैं, तो आप घबराओगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अनदर नेम ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये काफी पुराना है और बहुत सिंपल टाइप है किसका? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है? अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल इन द स्टेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में चलता है। और टॉप से, यहाँ पे बना रही हूँ, टॉप से कहाँ जाता है? ये टॉप से जाता है लोएस्ट पे, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है ये। और ईच सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर, इंश्योरिंग क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक सबऑर्डिनेट जो होता है वो जवाबदेही होता है, अकाउंटेबल होता है टू ओनली, किसके लिए? ओनली वन सुपीरियर, इंश्योरिंग क्लियर अथॉरिटी रहती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर रहती है। स्ट्रक्चर कैसा है? शॉर्ट में मैंने ऊपर बनाया था, सबसे पहले बीओडी, नीचे जनरल मैनेजर, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर एंड वर्कर एंड स्टाफ। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। बहुत ओल्डेस्ट है और काफी सिंपल है। फीचर्स कैसे हैं? डायरेक्ट अथॉरिटी इसमें दिखाई देती है, हमें दिख ही रही है कौन किसको जो है यहाँ पे ऑर्डर देगा, अथॉरिटी देगा। चेन ऑफ कमांड मूव डायरेक्टली फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यहाँ पे सुपीरियर से लेकर के आपका सबॉर्डिनेट तक जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड रहती है, एवरी इंप्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द ओनली वन बॉस, उसको जो ऑर्डर मिलेंगे सिर्फ एक बॉस से मिलेंगे, दो चार बॉस से ऑर्डर नहीं मिलेंगे। काफी सिंपल है एंड क्लियर है। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ड्यूटीज एंड पावर बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होती है इसके अंदर। मैं काफी गहराई में जाके समझा रही हूँ, जिन बच्चों ने बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में अच्छे से नहीं पढ़ी है उन्हें भी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस स्टडीज क्लास 12th वाली है वो हम कई बार क्या होता है रट्टा मार लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ है उसमें समझने के लिए। अगर उनको क्लियर है तो इजीली समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर रहते हैं। फायदे क्या है इसके? एक मिनट वेट। फायदे क्या है? सिंपल टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज है, क्लियर कम्युनिकेशन एंड डिसिप्लिन है, क्विक डिसीजंस हो जाते हैं और कंट्रोल भी हो जाता है। एंड बुराई क्या है? ओवर बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिले इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफी डिलेज हो जाते हैं इन सब चीजों को लेके, कि अगर एक ने काम नहीं किया तो आगे काम नहीं हो पाएगा। मिस यूज भी हो जाता है, पावर का रिस्क रहता है, स्पेशलाइजेशन में कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। सुटेबल रहता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड स्टाफ के साथ, एंड ये सारे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है फाइलिंग का। फाइलिंग मीन्स अरेंजिंग एंड स्टोरिंग बिजनेस रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिकली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखो, कंपनी जो चल रही है, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, रिकॉर्ड का काम, बहुत सारी फाइल चाहिए होती है। जब हमें 10 दिन बाद कुछ देखना होता है तो फिर हमें रिकॉर्ड, हमें फाइलिंग की याद आती है। तो फाइलिंग का मतलब ही है कि आपको यहाँ पर अरेंज करना है, स्टोर करना है। किस चीज को स्टोर करना है? बिजनेस रिकॉर्ड को। बिजनेस के रिकॉर्ड को आपको सही तरीके से, सही ढंग से अरेंज करना है, स्टोर करना है, सो दैट आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लगे रहे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। की आपको चाहिए तो आपको पता होना चाहिए इस ड्रॉ में
ये वाली फाइल पड़ी है, इस कलर की है और यहाँ मुझे वो मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसको सही तरीके से अरेंज करके रखा हुआ था। इट हेल्प इन सेफ प्रिजर्वेशन, क्विक एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फायदे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो भाई, फाइलिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके घर का लूं, कि अगर आपको पता है कि अलमीरा में आपके कपड़े पड़े हैं, वार्डरोब में भी आपने काफी सारी चीजें रख रखी हैं, कौन से ड्रॉर्स में कौन सी चीज रख रखी है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, जब आपको कुछ ढूंढना होगा तो आप फटाफट से ढूंढ लोगे। तो ऐसे ही आपके ऑफिस का भी होता है। टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेफली पड़े रहते हैं, लोकेट डॉक्यूमेंट इजिली एंड क्विकली आपको मिल जाते हैं, एक एविडेंस भी होता है जब कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, कोई दिक्कत आती है, तो फ्यूचर प्लानिंग में भी मदद करता है और आपका टाइम और स्पेस भी बच जाते हैं। गुड फाइलिंग जो सिस्टम के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं, सबसे पहला सिंप्लिसिटी है, इजी टू यूज है एंड अंडरस्टैंड है, इकोनॉमिकल मतलब कम कॉस्ट में ये काम हो जाता है, असेसिबिलिटी है मतलब डॉक्यूमेंट कैन बी फाउंड क्विकली, आप जल्दी उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ लेते हो क्योंकि आपने उसको सही ढंग से लगा रखा था एंड आपने सही तरीके से उसको अरेंज किया था। सेफ्टी पर्पस के लिए भी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज एंड लॉस से भी बच जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप बना के लिख सकते हो, वही सारे पॉइंट्स है, फीचर से बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल ड्यूटीज, मेंटेन रिकॉर्ड्स, हैंडल करस्पॉन्डेंस एंड असिस्ट मैनेजमेंट इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है, तो देखो भाई, सिंपल सा मतलब है, एक और डेफिनेशन है वो मैं बता देती हूँ। अ सेक्रेटरी इज अ ऑफिसर who is responsible for the smooth administration of the office and communication of business between management and employee। सेक्रेटरी जो होता है एक तरीके का ऑफिसर, इसको आप बोल सकते हो, ये एक तरीके का ऑफिसर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो ऑफिस का जो एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन रहता है, किस चीज का कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन, किसके बीच में, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच का कम्युनिकेशन। तो गुड सेक्रेटरी की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो 6 पॉइंट्स है। सबसे पहला है एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, वर्क मस्ट बी करेक्ट एंड टाइमली, काम को सही टाइम पे करना और सही तरीके से करना, वही हमारा एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी को दर्शाता है। क्योंकि अगर मान लो कि किसी को सेक्रेटरी बनाया गया है, तो वो अगर सही टाइम पे काम नहीं करेगा, सही काम नहीं करेगा, तो ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएंगे। कॉन्फिडेंटलिटी होता है कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस के जो मैटर हैं वो प्राइवेट रहने चाहिए, एक्सपोज नहीं होने चाहिए किसी भी पॉइंट को लेके, कि बिजनेस के जो लॉसेस हैं या फिर कोई छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए, वो प्राइवेट रहने चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, क्लियर इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिखने और बोलने में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए गुड सेक्रेटरी का। नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वो अपने रिकॉर्ड्स, मीटिंग एंड ये सारे पॉइंट से वो वाकिफ होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है। पोलाइट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, एंड पंचुअलिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने काम जो है वो टाइमली कर पाए। तो इसके अंदर है कि जो सेक्रेटरीज होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइवेट, कंपनी, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल। प्राइवेट नाम से ही क्लियर है, ये जो वर्क किया जाएगा वो इंडिविजुअल बेस पे होता है। कंपनी में रिस्पॉन्सिबल होता है लीगल एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटीज के लिए। गवर्नमेंट में आ जाता है आपका, ये पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, गवर्नमेंट में आता है वर्क इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल में आता है जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में काम करते हैं। ठीक है, ये सब आता है। उसके बाद है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। क्या होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस? रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसीजर्स, ड्यूटीज एंड स्किल दैट आर सेक्रेटरी फॉलो इन परफॉर्मिंग ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क। वही सेम चीज है जो सेक्रेटरी का काम था, बस इसके अंदर उसको प्रोसीजर बताया जाता है, उसकी ड्यूटीज बताई जाती है सेक्रेटरी की, और उसकी स्किल्स बताई जाती हैं। तो वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, यानी कि सेक्रेटरी बनने के लिए उसको क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, जैसे कि करस्पॉन्डेंट हैंडलिंग हो गया, और मीटिंग रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। इसके उद्देश्य क्या है? तो
सबसे पहला आता है मेंटेन कम्युनिकेशन, मैनेजर एंड स्टाफ के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो काफी क्लियर होना चाहिए। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ये सारे पॉइंट्स आप बना बना के लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस वही है, शॉर्ट में आप इसको कैसे भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड मीटिंग्स क्या होते हैं। तो बजट और मीटिंग को समझते हैं। मीटिंग्स को, मीटिंग तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, बजट समझ लेते हैं। तो बजट का मतलब होता है, बजट इज अ बिजनेस सॉरी फाइनेंशियल प्लान दैट एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इन अ फ्यूचर, इन द फ्यूचर। बजट क्या है कि जब भी हमारे घर में अगर कोई दो बंदे कमाने वाले हैं, या हमारे पापा या कोई भी घर में दादा वगैरह जो कमा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हम अपने घर का बजट बनाते हैं कि राशन इतने का आएगा, ठीक है, या और सामान इतने रुपए का आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स बजट के तौर पे आते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी बजट बनाता है, एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें खर्चे और एक्सपेंडिचर लिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में एक क्लियर पिक्चर दिख सके। मीटिंग में आता है गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल आते हैं, जिसमें डिस्कशन होता है और स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर चर्चा होती है। बजट में आता है प्लानिंग टूल है एक तरीके का, ठीक है। और इसमें आता है बिफोर हैंड फ्यूचर ओरिएंटेड ये होता है। और ये जो बजट होता है किसके द्वारा बनाया जाता है, अकाउंटेंट, मैनेजर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बनाया जाता है। एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि कंपैरिजन करता है एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड रिजल्ट को लेकर के। और एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स बजट हो गया, कैश बजट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर यहीं पे मैं मीटिंग्स की बात करूं, तो यहाँ पर जो कंडक्ट होता है वो चेयरपर्सन और मैनेजर के द्वारा मीटिंग कंडक्ट होती है। मिनट्स एंड रिपोर्ट्स अभी मैंने पढ़ाया था आपको डिटेल में, अब वो सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और ये एक तरीके का जैसे कि स्टाफ मीटिंग है, एनुअल जर्नल मीटिंग है, मीटिंग अभी आपको मैंने अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ईमेल का। ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब होता है, द वर्ड ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसके पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि, एक मिनट वेट, अब ठीक है। तो यहाँ पर जो ईमेल है वो एक तरीके का मेथड है। इट इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, डॉक्यूमेंट एंड फाइल थ्रू द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। यानी कि एक तरीके का मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मैसेजेस को सेंड करते हैं, भेजते हैं, या फिर मैसेजेस रिसीव करते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई फाइल इंटरनेट की मदद के द्वारा किसमें किसका यूज करके, कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम ईमेल वगैरह रिसीव कर पाते हैं या भेज पाते हैं। ईमेल अलाउ इंस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अम, तो ये है इंस्टेंट कम्युनिकेशन रहता है ये। तो डेफिनेशन दो हैं जो आपको अच्छी लगे। इसके फीचर्स हैं, सबसे पहला स्पीड बहुत तेज होती है इसकी, मैसेजेस आर डिलीवर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल अभी मैसेज टाइप करो तुरंत भेजिए और उनको रिसीव हो जाता है, इंस्टेंट मैसेज चला जाता है, तो स्पीड बहुत तेज होती है। एंड लो कॉस्ट होती है, चीपर होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेल जो होते थे, टेलीफोन कम्युनिकेशन, वो उसमें पैसे लगते थे, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। कन्वीनियंस भी है हमारा, क्योंकि हम एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी जो है अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अटैचमेंट की बात करूँ तो मैं आपको ये वाले पॉइंट्स जो है वो पढ़ा रही हूँ। अटैचमेंट में आता है डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो फाइल कैन बी सेंट इजीली। रिकॉर्ड कीपिंग की बात करूँ तो प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इसको रख लिया जाता है, ठीक है। एंड पार्ट्स की बात करूँ तो ईमेल के अंदर कुछ पार्ट्स या स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले टू आता है, एड्रेस ऑफ द मेन रिप्रेजेंट, यानी कि जिसको भी हम भेज रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम में हमारा आएगा, ठीक है, कार्बन कॉपी मतलब अदर पीपल हु शुड रिसीव अ कॉपी ऑफ द मेल, ठीक है। एंड बीसीसी में आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी आता है जो कि हिडन होता है, अदर कांट सी द एड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखते हैं हम किस लिए हमने उसको मेल किया है, शॉर्ट लाइन लिखते हैं, शॉर्ट लाइन शोइंग द मेन टॉपिक ऑफ द मैसेज कि क्या टॉपिक है, मतलब हमने क्या चीज कोई विश करा है या किसी चीज को हमने जो है मैसेजेस देने हैं। तो इस प्रकार से जो है रहता है ये, ठीक है। और
बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें इसके अंदर अटैचमेंट में आ जाती हैं। तो मेल के कुछ फ़ायदे हैं, सबसे पहला वही है, फ़ास्ट है, रिलायबल है, कोई पोस्टेज और प्रिंटिंग का कोई खर्चा नहीं आता, चीप होता है, ग्लोबल रीच होती है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। और बुराई क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर होता है, अगर वो नहीं होगा तो मेल नहीं जाएगा। स्कैम एंड वायरसेस का तो रिस्क रहता है, और कमी रहती है पर्सनल टच की, फेस टू फेस मीटिंग नहीं हो पाती क्योंकि आप लिख के ही टाइप करते हो एंड रिवर्ट का इंतजार करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल का कुछ ये फॉर्मेट है, जैसे एग्जांपल है टू, फिर जो भी भेज रहा है उसका मेल आईडी आ जाएगी, सब्जेक्ट क्या है, डियर आप क्या लिखना चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेशन की तरह देनी है वो दे दी, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नाम वगैरह है वो सब यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं पब्लिशिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंडेक्सिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसको हम एक बारी थोड़ा समझ लेते हैं। वेट, हाँ। तो पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लिटरेचर, इंफॉर्मेशन और कंटेंट सच एज बुक, मैगजीन, जर्नल, डिजिटल मीडिया टू द पब्लिक। पब्लिशिंग का मतलब ये है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीजें प्रोड्यूस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती है, लिटरेचर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट, जैसे बुक्स हो गई, मैगजीन में कोई चीज छपना, जर्नल में, ये सब। तो इसमें कुछ इसके इम्पोर्टेंस रहते हैं, जैसे कि ब्लॉग वगैरह होते हैं, ई बुक हो गई, तो ब्लॉगिंग करते हैं ना, जो कि गूगल पे कुछ टाइप करते हैं, हमें पढ़ना हो तो हम पढ़ सकते हैं, तो वो ब्लॉगिंग है, ठीक है। ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग है वो। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि नॉलेज मिलती है, और ये एजुकेशन को, कल्चर को, रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ द इंटरनेट टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू अ बैंक सिक्योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। आप मोबाइल के द्वारा, मोबाइल के ऐप के द्वारा, या फिर जो आपके बैंक सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं उससे आप जो है ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल कर पाते हो। 24/7 की एक्सेसिबिलिटी रहती है, एंड नी रिड्यूस द नीड टू विजिट फिजिकल ब्रांच में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे जो है अपने बैलेंस को चेक कर सकते हो, फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन और डेटा सिस्टमैटिकली टू इनेबल इजी सर्च एंड रिट्राइवल, यानी कि ये ज्यादातर यूज होता है, इट इज यूज इन लाइब्रेरी, डेटाबेस, सर्च इंजन, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट हो गया, इंडाइसेस हो गया, इन सबको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला, डाटा एक्सेसिबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है, सेव करता है हमारे टाइम को, कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करें तो टाइम बचा लेता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन डेटा मैनेजमेंट में भी इनहांस करता है ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट तो आपने पढ़ा होगा, पोस्ट, डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पॉइंट्स आते हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन फाइनेंशियल मटेरियल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। इससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरे हो जाते हैं। और ये हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, सारे सेक्टर में काम आने वाला होता है। क्योंकि कभी भी हमें अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लाना है, ग्रोथ में लाना है, तो पहले अच्छी सी एक प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर डायरेक्शन देनी पड़ती है, एंड देन कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है, और आप लोगों ने भी क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में कराया है मैंने। और इसके इम्पोर्टेंस क्या है? फिर से वही पॉइंट्स आते हैं, गोल का अचीवमेंट होना, प्रोडक्टिविटी होना। जब ये हो जाएगा तो टीम वर्क, कम्युनिकेशन भी होगा, और हमारे टाइम टू टाइम हमें चीज़ों को चेंज भी करना है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इनोवेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कंपनी एंड जॉब पोजीशन क्या होता है। अ कंपनी इज अ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एंटिटी फॉर्म टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यानी कंपनी क्या है? कंपनी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेस एंटिटी है जिसमें गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विस दी जा रही है, किसके लिए? प्रॉफिट हो ताकि, और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट, छोटी बड़ी भी हो सकती है। लीगल आइडेंटिटी होती है इसकी, सेपरेट होती है, ये मालिक से अलग होती है। ओन्ड बाय शेयर होल्डर और पार्टनर के द्वारा ये ओन्ड होती है। मैनेज किसके द्वारा होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है। मकसद फिर से वही है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिक होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया टाटा मोटर्स का।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ये सारी कंपनीज हैं जो कि चल रही हैं और इन पे काम भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से है। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो फीचर्स भी वही हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए थे कि क्लियरली डिफाइंड टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्किल एंड क्वालिफिकेशन जरूरी होता है, ऑक्यूपाइड बाय वन पर्सन एट अ टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइटल जैसे सेल मैनेजर है, एचआर एग्जीक्यूटिव है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस की बात करें कि कंपनी और जॉब पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखो, कंपनी में क्या होता है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और एक्टिविटीज पे ये होता है। जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो ये कंपनी में आता है, ठीक है ये। और जॉब पोजीशन में आता है, जैसे कि जॉब में पोजीशन क्या है उसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ब्रांच मैनेजर है, इस तरीके से एक स्पेसिफिक रोल अदा किया जा रहा है, पोस्ट अदा की जा रही है विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर। अब हमारे को डेफिनेशन भी समझ आ गई, एग्जाम्पल भी समझ आ गए, अब हम इसका स्कोप जान लेते हैं। तो इसका जो स्कोप होता है काफी ब्रॉड होता है, क्योंकि ये हर एक डिपार्टमेंट को इंक्लूड करता है और हर एक एम्प्लॉय भी यहाँ आता है। ये नैरो होता है, सिर्फ ड्यूटीज और सिंगल एम्प्लॉय पे काम करता है, जो कि फोकस करता है एक सिंगल एम्प्लॉय की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, जॉब की पोजीशन उसके हिसाब से उसका काम होगा। नेक्स्ट आता है पर्पस, टू अचीव ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ये पूरा करता है, और इसमें टास्क जो दिए गए होते हैं कंपनी के गोल्स के हिसाब से उसे पूरे करने पड़ते हैं। इसमें ओन्ड बाय इंडिविजुअल और शेयर होल्डर होता है, इसमें ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय होता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है इश्यूज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेशनरी का मतलब होता है रेफर्स टू द राइटिंग मटेरियल, ऑफिस सप्लाईज एंड रिलेटेड आइटम, जैसे पेपर, पेन, फाइल, रजिस्टर, मतलब स्टेशनरी का जितना सारा सामान होता है वो सब हमारे कंपनी में, हमारे ऑफिस में होना चाहिए। जैसे कि हमें कोई पेपर्स हैं उसको टक करना है, बांधना है तो टैग चाहिए, स्टेपलर चाहिए, और कुछ लिखना है तो पेन पेंसिल चाहिए, कुछ गलत हो गया तो इरेजर चाहिए, ये सारा मटेरियल हमारे ऑफिस में होना चाहिए। और स्टेशनरी इशू करने का सिस्टम जो है उसका उद्देश्य क्या है, टाइमली सप्लाई हो जाती है, कंट्रोल ओवर द यूजेज और कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यहाँ लिखना पड़ता है, वेस्टेज नहीं करने, मिसयूज नहीं होना चाहिए, थेफ्ट ऑफ ऑफिस सप्लाई। प्रॉपर रिकॉर्ड्स में भी काम होता है स्टेशनरी का, जो कि इशू करना पड़ता है, क्वालिटी भी इसमें मेंटेन होती है। स्टेशनरी इशू के कुछ प्रोसीजर है, सबसे पहला आता है रिक्वेजिशन, फिर वेरिफिकेशन, देन अप्रूवल, देन इशू ऑफ स्टेशनरी, रिकॉर्ड कीपिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पे ये होती है, एक मिनट। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है रिक्वेजिशन का, द डिपार्टमेंट इज नीडेड ऑफ स्टेशनरी सबमिट अ रिक्वेजिशन फॉर्म टू द स्टोर, इट मेंशन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ आइटम रिक्वायर्ड, कि भाई कौन कौन से टाइप की एंड कौन कौन सी क्वांटिटी की आइटम जो है हमें रिक्वायर्ड है वो हमें यहाँ मेंशन करनी होती है। वेरिफिकेशन में अप्रूवल आ जाता है, एंड द स्टोर कीपर चेक करता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक एंड वेरीफाई ऑथराइजेशन, ये सब। अप्रूवल में अप्रूवल बिल्कुल मिल ही जाता है। इसमें क्या होता है कि अप्रूव बाय द डिपार्टमेंट हेड और ऑफिसर के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ स्टेशनरी, फिर इसको जो है इशू कर दिया जाता है, जैसे कि स्टोर कीपर इशू द रिक्वायर आइटम एंड रिक्वायर द डिटेल इन द स्टेशनरी इशू रजिस्टर, में वो सारी चीजें जो है उसको मिल जाती हैं और रिकॉर्ड कर ली जाती है। रिकॉर्ड कीपिंग में आता है स्टॉक रजिस्टर जो होता है वो यहाँ पे होता है, एंट्रीज आर मेड इन द स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक के रजिस्टर में सारी एंट्रीज मेंशन होती हैं कि आइटम कब इशू करी गई, क्या क्या बैलेंस रह रहा है, एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट ने इस स्टेशनरी को रिसीव किया है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आता है हाई यूजेज और वेस्टेज भी देखी जाती है। ये सब रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो काफी एम्प्लॉय वेस्टेज कर देते हैं या अपनी पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले जाते हैं वो सब ना कर पाए, ठीक है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ जाता है। तो वही सारे पॉइंट्स हैं, आप बना के भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस में आता है सबसे पहला तो भाई कॉस्ट सेविंग है ये, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वेस्टेज से हम बचते हैं क्योंकि हम एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, हम जवाबदेही होते हैं कि हमने इतनी चीज यहाँ यूज करी है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, टाइमली सप्लाई होता है। कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि प्रॉपर रिकॉर्ड और रजिस्टर में कमी देखने को मिली है, अप्रूवल और इशू में भी डिले हो जाता है, स्टॉक आउट ड्यू टू पुअर फॉरकास्टिंग की वजह से हमें यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक आउट हो जाता है। ओवर यूज और मिस यूज ऑफ मटेरियल जो है वो काफी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा है।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का और फंक्शन एज अ सर्विस का। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या-क्या हैं एक बार हम इसको जानेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है यहाँ पे क्लाउड बेस्ड सर्विस मॉडल होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है वो एक तरीके का क्लाउड होता है, यानी कि क्लाउड बेस्ड सर्विस हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहले क्लाउड बेस्ड सर्विस मॉडल की अगर हम बात करें तो हमें इसके डिफरेंस को जानना है। तो यानी कि क्लाउड बेस्ड सर्विस मॉडल वेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर डिलीवर, यानी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो डिलीवर कर रहा है ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस पर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको बोला जाता है। कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एंड यूजर ये प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एंड यूजर एंड बिजनेस फॉर डेली ऑपरेशन के लिए काम करता है। और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल से इसे हमें समझना है तो ही हमें समझ में आएगा ये एक्चुअल में है क्या। जैसे गूगल वर्क स्पेस है, सेल्स फोर्स, जूम हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैनेज एंटायर बस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, मंथली और ईयरली होता है। जबकि फंक्शन एज अ सर्विस क्या होता है, सर्विस जो हमारा एक तरीके का फंक्शन एज अ सर्विस जिसको हम FaaS भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन मीनिंग जानेंगे फिर एग्जांपल पे आएंगे। तो यहाँ बोला गया है सर्वरलेस कंप्यूटिंग मॉडल वेयर यूजर रन स्पेसिफिक फंक्शन और पीस ऑफ कोड इन रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स विदाउट मैनेजिंग सर्वर। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एक सर्वरलेस कंप्यूटिंग मॉडल है वेयर यूजर, जो यूजर है वो रन कर पाता है स्पेसिफिक फंक्शंस को या फिर पीस ऑफ कोड को इन रिस्पॉन्स टू इवेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे दिया है गूगल क्लाउड फंक्शन हो गया, AWS हो गया, लैम्डा हो गया, एज्योर फंक्शन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि ये किसके द्वारा मैनेज होता है, तो क्लाउड प्राइवेट प्रोवाइडर के द्वारा ये जो है मैनेज होता है। एंड यूजर ओनली अपलोड कोड, ठीक है, पे पर यूज होता है, जितना यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करना होगा। एंड बैकएंड कोड एग्जीक्यूशन जो होता है ये भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस मशीन क्या होती है। देखो भाई, ऑफिस की जो मशीन है नाम से ही क्लियर है कि ऑफिस मशीन्स आर द मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन एन ऑफिस टू परफॉर्म रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एफिशिएंटली, क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी ऑफिस की मशीन क्या काम देती है हमारे, वो इसी काम देती है हमारे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज जो हो रही हैं ऑफिस के अंदर, सो दैट जो हमारे रूटीन के जो काम है, टास्क हैं, वो टाइमली और जल्दी पूरे हो जाएं और सही तरीके से पूरे हो जाएं। ये हमारे को मदद करता है रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट्स, रिड्यूस करता है, टाइम सेव करता है, प्रोडक्टिविटी भी ये बढ़ा देता है। इसके उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला सेव टाइम एंड लेबर, आपको वही बताया मैंने, वही पॉइंट अभी वही आगे डेफिनेशन का। एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड अप होता है, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक ऑफिस ऑपरेशंस होते हैं एंड रिड्यूस करता है कॉस्ट को। अब ना इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन जो मशीन होती है, जैसे कम्युनिकेशन मशीन में आता है, जैसे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, टेलीफोन से कर सकते हो, फैक्स से, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर पाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टाइपिंग एंड प्रिंटिंग मशीन। नाम से ही क्लियर है, टाइपराइटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फोटोकॉपियर हो गया, स्कैनर, ये सब हो गया। अकाउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग मशीन में क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें आता है कैलकुलेटर, बिलिंग मशीन होती है, जैसे बिलिंग की मशीन होती है ना आजकल हम देखते हैं अपने आसपास, वो सब आता है। कैश रजिस्टर हो गया, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गए, वो सब। उसके बाद आते हैं रिकॉर्ड मशीन हो गई, ठीक है, जिसमें हम फाइलिंग करते हैं, ठीक है, पेपर हो गया, और आपका फाइल कंपैक्टर हो गया, ये सब इसमें मशीन में आता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, डाटा प्रोसेसिंग मशीन में आता है। मिसलिनियस मतलब अदर जो चीज रहेगी, जैसे टाइम रिकॉर्डर, अटेंडेंस की कोई मशीन है, एयर कंडीशनर, प्रोजेक्टर, ये सब आता है। ऑफिस की मशीन के क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है, लेबर कॉस्ट सेव होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट था, एक मिनट, तीसरा कौन सा है, थर्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है, क्विक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग को इंश्योर करता है, प्रोफेशनल इमेज भी हमारी इनहांस होती है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें देखे जाते हैं।
अब कौन कौन से फैक्टर हैं टू कंसीडर बिफोर परचेजिंग ऑफिस मशीन? सबसे पहला आता है कॉस्ट एंड बजट, सेकेंडली आता है पर्पस एंड यूटिलिटी, थर्ड आता है इजी ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फोर्थ आता है आफ्टर सेल सर्विसेज एंड वारंटी, फिर आता है ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी, लास्ट आता है कंपैटिबिलिटी विद अदर डिवाइसेस। ठीक है, ये सारे हैं, कंक्लूजन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइलिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? वैसे तो फाइलिंग मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो लगभग ये वही वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, वैसे आप बना के लिख सकते हो, वही है ऑलमोस्ट। बाकी आपके जो हैं शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट तो 14 क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जो जो सिमिलर होंगे शॉर्ट नोट वो मैं स्किप करूंगी, ठीक है। तो 7 लास्ट वाला देखते हैं कौन सा है। ये भी मैं आपको वैसे करा चुकी हूँ, डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म लगभग वही है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एक बार समझ लेते हैं। An electronic form is a digital version of a paper from that allow you a user to enter, submit and store information electronical। ये भी वही है, ऑलमोस्ट करा चुकी हूँ, सेम ही क्वेश्चन है। पेपर सेव होता है जिससे हमारा पेपर रिप्लेस हो गया है, ठीक है, डिजिटली, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स वही सारे पॉइंट्स हैं, सेम सिमिलर है, आप लिख सकते हो। उसके बाद का क्वेश्चन है वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग में आता है रेफर्स टू यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट लाइव मीटिंग, प्रेजेंटेशन जो होती हैं, ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं। तो ये वही सारे पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर भी, जैसे कि कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो बस उसके आगे वेब लग गया है, तो ये इंटरनेट की मदद के द्वारा जो लाइव मीटिंग्स हो रही हैं वो सब आता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि यूज फॉर स्मॉल टीम डिस्कशन हो गए, बिजनेस की मीटिंग हो गई, ये वेब मीटिंग्स में आता है। वेबिनार में आता है लार्ज ऑनलाइन सेमिनार जो लग रहे हैं, वर्कशॉप लग रही है विद मैनी पार्टिसिपेंट के साथ। ऑनलाइन ट्रेडिंग में आता है, ट्रेनिंग में आता है, जो हम ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग ये सब आता है, ठीक है। तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ फीचर्स हैं वो समझ लेते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेंट कैन टॉक एंड सी ईच अदर इन अ रियल टाइम, रियल टाइम में वो एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं और उनसे जो है कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। स्क्रीन शेयरिंग आपको पता है फोन से भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ बैठे हो और अपने फ्रेंड को अपने फोन में कुछ इमेजेस दिखाने या कुछ दिखाना है फोन का, तो स्क्रीन शेयर करके आप दिखा सकते हो। चैट मैसेजिंग में क्या होता है, मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। अलाउ टेक्स्ट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मीटिंग, रिकॉर्डिंग ऑप्शन में आता है, मीटिंग कैन बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम रख सकते हैं। देखो वही सारे सिमिलर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप बना बना के लिख सकते हो। तो इतना ही था इसमें, इतना ही बहुत है। मीनिंग मैंने करा दिया, डेफिनेशन हो गई है, फीचर्स बता दिए और इसके आपको टाइप्स भी करा दिए। और एक ये है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग क्या होता है, केडीपी क्या होता है। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, केडीपी इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय Amazon that allows author and publisher to self-publish ebook and paperback and make them available for sale in Amazon Kindle store। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए मैं करा रही हूँ। देखो इसमें बोला क्या गया है कि किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग क्या होती है, एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बाय Amazon के द्वारा, जो अलाउ करता है ऑथर्स को, पब्लिशर को, कि वो सेल्फ पब्लिश करें। ई बुक्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, ये सब चीज़ें वो अपना यहाँ पे जो है वो सेल कर सकते हैं अमेजोन किंडल स्टोर पे। इसके कुछ फीचर्स है, फ्री एंड इजी टू यूज है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से आप कहीं भी सेल कर सकते हो अमेजोन पे। ऑथर रिटेन फुल राइट टू देयर वर्क, ऑथर के पास पूरा राइट है कि वो अपना काम कर सकता है। ऑप्शन टू अर्न अप टू 70% लॉयल्टीज एंड अलाउ क्विक पब्लिशिंग विद इन 24 to 48 आवर्स में वो क्विक पब्लिशिंग कर सकता है। फायदे क्या हैं इसके, तो सबसे पहला नो नीड फॉर ट्रेडिशनल पब्लिशर, यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल पब्लिशर की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट कंट्रोल रहता है प्राइसिंग एंड कंटेंट का, इंस्टेंट एक्सेस मिल जाता है वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का, बैठे बैठाए हम कहीं भी सेल कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑनलाइन डाल दिया, किसी भी स्टेट से वो पर्सन जो है वो सामान को ले सकता है, यानी बुक्स को ले सकता है। एग्जाम्पल समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑथर यूज केडीपी टू पब्लिश नॉवेल्स, केडीपी का इस्तेमाल करते हैं और अपने नॉवेल्स को, टेक्स्ट बुक को, रिसर्च वर्क को डायरेक्टली जो है किंडल रीडर्स के लिए डाल दिया जाता है और वहां पे ये काम हो जाता है। तो ये तो हो गया 14 क्वेश्चन।
और अब आते हैं अपने 14 पे, ठीक है। तो मैंने 14 का आपको डी पार्ट करवा दिया है, बाकी के जो पार्ट है वो एक बार हम देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। 13 तो मैंने आपको अभी करवा ही दिया है ना, हाँ ये करवा दिया है। 14 पे आ जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ यूजर टू स्टोर, मैनेज, प्रोसेस डेटा ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर और सर्वर। अब इसके अंदर क्या बोला गया है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अलाउ किया जाता है यूजर को कि वो डेटा को स्टोर करे, मैनेज करे, प्रोसेस करे ओवर द इंटरनेट इंस्टीड ऑफ लोकल कंप्यूटर, बजाय कि वो लोकल कंप्यूटर या सर्वर के उस चीज को वो मैनेज कर सकता है। इट प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस, ये डिमांड एक्सेस होता है, जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल फीचर्स क्या है इसके? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस रहती है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस रहता है, रिसोर्स पोलिंग होता है, रैपिड इलास्टिसिटी देखने को मिलती है इसके अंदर। टाइप कौन कौन से हैं अभी आपको समझ आ जाएंगे जब आप इसको समझोगे। एक होता है पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। पब्लिक मतलब है एसेसिबल बाय एवरीवन, कोई भी इसको एसेस कर सकता है, जैसे गूगल ड्राइव है, एडब्ल्यूएस आप यूज करते होगे। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? यूज विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ये सिर्फ वन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज करी जाती है, जिसको हम प्राइवेट कहते हैं। हाइब्रिड में दोनों आ जाते हैं, पी प्लस पी, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट का कॉम्बो आता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला आता है कॉस्ट को रिड्यूस करता है, नीड फॉर हार्डवेयर, एसेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, आप कहीं भी बैठे हो किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है इसके अंदर, और डेटा बैकअप और सिक्योरिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है स्टॉक रजिस्टर्स। क्या होता है ये? वैसे तो मैं ऑलरेडी ऊपर करा चुकी थी, मीनिंग बता देती हूँ। स्टॉक रजिस्टर क्या है? एक तरीके का रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें हम अपने स्टॉक के बारे में खाता बनाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, कितना मटेरियल रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ, कितना अवेलेबल है। ये मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को ऊपर। बस एक लास्ट पार्ट है सी पार्ट, वो आप समझ लो, बाकी सब हो चुका है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब देखो बार बार मैं वही चीज बार बार रिपीट कराऊं तो आप भी थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो जो सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, वो मैं स्किप कर रही हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय अ मेंबर ड्यूरिंग अ मीटिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू एनी वायलेशन ऑफ रूल, procedure or conduct. It ensure meeting are conducted in a fair and orderly manner. कहने का मतलब है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन होता है, इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल ऑब्जेक्शन है जो कि रेज किया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा मीटिंग के चलते हुए। वो अटेंशन देता है कोई भी वायलेशन हो रही है रूल की, प्रोसीजर की, तो उसमें वो बोलता है, ठीक है। और वो चाहता है कि मीटिंग जो है वो फेयर और ऑर्डरली मैनर में ही कंडक्ट करी जाए। पर्पस क्या रहता है इसका? तो सबसे पहला आता है कि मिस्टेक जो है उसको पकड़ा जाए, करेक्ट किया जाए, डिसिप्लिन मेंटेन हो और ऑर्डर के साथ मीटिंग हो, टू एंश्योर फेयरनेस तरीके से काम हो। एंड प्रोसीजर की बात करें तो मेंबर रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, द चेयरपर्सन इमीडिएटली एड्रेस इट एंड गिविंग अ रूलिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेंबर स्पीक विदाउट परमिशन, अनदर मे रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्टार्टिंग द रूल हैज बीन वायलेटेड। यानी कि अगर हमें कुछ बोलना है, इफ अ मेंबर स्पीक विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के बोलेगा, तो अनदर भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उस पॉइंट को जो है बोलेगा कि उसने परमिशन नहीं लिया, और इस पे भी बात उठ सकती है। तो ये होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो ये था पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को करवाया है, काफी लेंथी पीडीएफ थी जो कि मैंने आपको कंप्लीट कराई है, अच्छे से समझाया है जितने पॉइंट्स मुझे समझाने चाहिए थे, और काफी सारे पॉइंट्स सिमिलर भी थे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन छूटे हैं, छूटे क्या है मतलब वो सिमिलर ही थे इसलिए मैंने उसको स्किप करा है, ठीक है। वो वही चीजें हैं, बस घुमा फिरा के पूछी हैं, और शॉर्ट नोट में तो वैसे ही ऐसे चीजें घुमा फिरा के पूछ ली जाती है। सो आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।